everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. I hope you all are doing good, things are fine at your place, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हों. इसी उम्मीद के साथ ये आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हमें ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कवर करने हैं. सामने लिस्ट नज़र आ ही रही है लेकिन फिर भी आई इलैबोरेट कि क्या कुछ है ताकि सेशन में आगे बढ़ने में जिस तरीके से हमें कवर करना है चीज़ों को तो आपको आसानी होगी. कनेक्टिविटी पहले ही रहेगी कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर. सो हेयर द फर्स्ट 3 आर्टिकल्स दैट यू आर सीइंग अबव ये आपके थोड़े प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, जिसके अंदर हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये कहाँ पर है, किसके पास है, अगल बगल कौन सी रेंजेस लगती हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इसको मैप में भी लोकेट करोगे. ठीक है, ये मैप का जो लॉजिक है ना, ये जब हम सेंचुरी पे आएंगे तो मैं आपको कवर करूँगी. जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं और जो ओल्ड हैं उन्हें तो पता ही है. द फर्स्ट एवर AI स्कूल, तो फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल. अभी कितनी हमने AI की बातें करी हैं, AI को रेगुलेट करने की बातें करी हैं, हमने एथिक्स को AI के साथ जोड़ा है, हमने बहुत सी चीज़ें AI को लेके बहुत एडिटोरियल्स आए हैं जो कवर कर चुके हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम से लिंक कर सकता है, सवाल पूछा जा सकता है और ये आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो मेंस में. सो ये वहाँ इंक्लूड हुआ जा सकता है. अगर आप नोट्स बना रहे हो सो यू कैन ऐड इट देयर एज वेल. देन यू हैव रमन मैगसे अवार्ड. सो रमन मैगसे अवार्ड बेसिकली किस लिए है, किसको दिया गया है, लास्ट टाइम किसको दिया गया था, तो ये सारी बातें जो है दैट विल डिस्कस. फिर उसके बाद एक एडिटोरियल है जिसको हमें कवर करना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर IT हार्डवेयर. क्यों है, किस लिए है, PLI स्कीम क्या है, इसके आने से क्या इस बेसिकली फॉर IT हार्डवेयर करंटली कैसे काम कर रहा है और इसके आने से क्या कुछ चेंज हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल एनालिसिस की डिस्कशन हो जाएगी. आपके इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल था. ठीक है, सो दैट विल टेक अप. देन यू आपके GS पेपर 3 से भी लिंक करता है, GS पेपर 2 से भी लिंक करता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये ऐड ऑन हो जाता है. फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये एक चर्चा का विषय रहेगा आज. मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट तो हमको पता ही है, लेकिन अभी जो न्यूज़ के अंदर आया है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको अलार्म करेगा कि भैया अपनी ये जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं इसको कम करें. और एक इफ़ेक्टिव अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच में लाना कि जिस तरीके से हम EVs पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो अवेयरनेस लाने की कोशिश है वो बहुत ज़्यादा. पहले तो देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चाहे जो मर्जी ले आओ, लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ना तब तक बात ही नहीं बनेगी. सो ये चीज़ क्या है, ये चर्चा का विषय क्या है, इसको मैं भी आपको अभी सेशन में अभी बताती हूँ. लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल एज वेल. सो here यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल जिसमें हमने चर्चा करनी है. जो हमारा चर्चा का विषय है, इंडिया में लूज 5 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. अब ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग करना और अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में यहाँ पर ये लेक्चर कह रहा है कि चलो ठीक है फिर वो कर लो. नहीं, ये आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, मतलब एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट को दिखाने के लिए कि इट इज़ फार डेडलियर देन दैट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल और इवन द कंजम्पशन ऑफ जो अनसेफ वाटर है. राइट, हम पानी हर घर पहुंचाएं लेकिन ये भी इंश्योर करें कि साफ पानी हो. इम्पैक्ट जो लाइफ पे, हेल्थ पे पड़ता है वो यहाँ दिख रहा है कि आप, ये डेटा शो कर रहा है कि आप यू मे लूज 5 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन. मतलब स्मोकिंग रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2.5 years. अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन शेव्स ऑफ रफली अ ईयर. एल्कोहल यूज के कंजम्पशन से अबाउट हाफ अ ईयर. जिंदगी में जो जब बर्थडे मनाते हैं 1 साल बढ़ जाता है, राइट. लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है कि आप अपने जिंदगी के अंदर से यू मे लूज 5.3 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन.
As per the updated air quality life index, people in Delhi, often labeled the most polluted city in the world, सबको पता ही है इस टाइम पे दिल्ली में कितना pollution हो जाता है, the loss मतलब by as much as 11.9 years of their life. तो बहुत ही बड़े नंबर्स है यहाँ पर. इंडिया अगर आप देखो एयर पोल्यूशन के अंदर सेकंड है अमंग द कंट्रीज जो कि वर्स्ट हिट है बाय एयर पोल्यूशन. बांग्लादेश सबसे नंबर पे 1 पे आता है, उसके बाद इंडिया है. बांग्लादेश में एक एवरेज सिटीजन की इन बांग्लादेश दे में लूज 6.8 years ऑफ देयर लाइफ टू एयर पोल्यूशन. इंडिया के अंदर 5.3 years. नेपाल तीसरे नंबर पर आता है. नेपाल पहले बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर नेपाल, फिर आप लगा लो ये पाकिस्तान, मंगोलिया. सो ये चीजें हैं, राइट. इस रिपोर्ट के अंदर ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर रही हूँ. ऑल्सो हाईलाइटेड दैट the country's 1.3 billion people live in ऐसे areas where the air pollution level has exceeded WHO standards also, right? तो ये कुछ बातें और बहुत ही कंसर्निंग बातें. इसके लिए जो हम स्टेप्स ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो आप देखो क्या कुछ हो सकता है. अगर आपने WHO के गाइडलाइंस नहीं मीट किए तो एक एवरेज इंडियन रेजिडेंट जो है इज सेट टू लूज 5 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एज पर एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, साउथ एशिया हॉटस्पॉट है पॉल्यूशन में. पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे जो आप लगा लो नियरली a quarter ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लीव्स. मतलब यहाँ पर आप लगा लो दे आर द टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और अगर मैं साउथ एशिया की बात करूँ तो साउथ एशिया अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ, 52% एक्सपेक्टेड लॉस लाइफ ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. इंडिया में हाईएस्ट हेल्थ बर्डन एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया फेस कर रहा है ड्यू टू इट्स पर्टिकुलेट पॉल्यूशन कंसंट्रेशन, PM10, PM2.5, राइट. बहुत पॉपुलेशन, अबाउट 44% ऑफ द वर्ल्ड्स इंक्रीज इन द पॉल्यूशन वो कहाँ से आया है? इंडिया से. सिंस 2013 पर्टिकुलेट पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 53 to 56, मतलब 11 times higher than the WHO guidelines. दिल्ली द मोस्ट पॉल्यूटेड मेगा सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ पर PM2.5 के लेवल जो हैं वो जो WHO की रिकमेंडेशन गाइडलाइंस है उससे 21 टाइम्स आप आगे बढ़ चुके हो. महाराष्ट्र, MP के अंदर पॉल्यूशन 68.4, 77.2% से बढ़ चुका है सिंस 2000. तो एक एवरेज रेजिडेंट की लाइफ इन स्टेट्स के अंदर दे आर लूजिंग लाइक 2.2 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आप ये सब देख ही रहे हो. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप खुद पढ़ते हो तो जो जिनके साथ आप कनेक्टेड हो उनको भी बताओ और ऐसे स्टेप्स लो ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर पाएँ. एक्चुअल में ये सिर्फ अब पेपर पे कहने की बातें नहीं रह गई हैं. वी हैव टू रियली वर्क आई एम सॉरी हार्ड इनटू इट, राइट. देन यू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ये आर्टिकल आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम कवर करेंगे PLI स्कीम के बारे में. तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है ना. जब कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो हेयर लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल. इसका कॉन्टेक्स्ट पहले मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि फिर जितनी भी PLI के बारे में बहुत बातें करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगी. So as far as the recent context is concerned, why it is in news, so क्या कुछ है. देखो बहुत सी कंपनीज हैं एक्सक्लूडिंग एप्पल. तो यहाँ पर सेवरल कंपनीज, लिनोवो, HP, they have applied for this government scheme in India to manufacture the laptops, personal computers and servers. तो राइट, अब सिंपल टर्म्स में ये है, ये जो स्कीम है PLI स्कीम, इसका एम है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर आप बूस्ट करो, विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर 6 years. मतलब अगर आप लगाओ तो 6 साल की बात है. तो ओवर 6 years यहाँ पर बात करी जा रही है. द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन 33 पॉइंट, यू कैन सी हियर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कितनी होगी 3.35 लाख करोड़ की. इट कुड ब्रिंग एन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट ₹4,000 करोड़
राइट। सो ये कुछ नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि अगर ये पीएलआई स्कीम, अभी हम डायरेक्टली आप बोलोगे पीएलआई स्कीम पे आ गए, नहीं, ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कुछ बातें हैं कि ये कंपनीज अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगी और आने वाले 6 सालों के अंदर अगर हम पीएलआई स्कीम आईटी हार्डवेयर के अंदर देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो 3.35 लाख करोड़ की एडिशनल प्रोडक्शन वैल्यू we are expecting, and additional investment from these companies, it is estimated to be only 4,000 crore during this 6th time. So government expect करती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ऑब्वियसली इट विल क्रिएट डायरेक्ट जॉब, 75,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। इनडायरेक्ट जॉब्स तो मतलब वो तो 2 लाख से भी ज्यादा जॉब्स हो सकती हैं। सो दिस इनिशिएटिव कम्स आफ्टर, देखो गवर्नमेंट ने इनिशियली प्लान किया है टू इम्पोज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन दी, जब हम लैपटॉप्स इंपोर्ट करते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर्स, तो वहां पर लाइसेंसिंग को लेकर आना, बट लेट इट पोस्टपोन्ड इट। द गोल बेसिकली सिंपल सा ये है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर आप उसको बूस्ट करना चाहते हो। सो एज अ पार्ट ऑफ इट, renewed PLI scheme for IT hardware, center has received the applications from Asus, Dell, HP, मतलब आप लगा लो 38 applications from 38 entities जो कि मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं लैपटॉप्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को एंड सर्वर्स को इन इंडिया। और ये डेवलपमेंट आ रही है जब सेंटर ने इम्पोज किया, फिर उसके बाद पोस्टपोन कर रहा है अभी द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। देखो इम्पोर्ट बिल को कम करना है, सिंपल सी बात अपने माइंड में लगा लो। तो आप जब अगर आप चाहते हो कि मेरा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो, तो आप इंपोर्ट कब करोगे? जब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट भी लाना पड़ेगा, सेटअप होना, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्ट, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है कि प्रोडक्शन बूस्ट क्यों नहीं हो रही, सप्लाई डिमांड की चेन, सब कुछ। तो यहाँ पर उसमें से एक एस्पेक्ट है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आप स्कीम के नाम से ही समझ रहे हो पीएलआई स्कीम क्या कह रही है, प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज कर रहे हो, राइट। सो यहां पर ये स्कीम प्रोडक्शन को क्या करना चाहती है, इंसेंटिव देना चाहती है प्रोडक्शन के अंदर, ताकि आप उसको बूस्ट करो। आत्मनिर्भर भारत के विजन को आप अचीव करना चाहते हो, तो उसको माइंड में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, to make this manufacturing globally competitive. ग्लोबल चैंपियंस आने चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकता है, कंट्री का यूथ लग सकता है, राइट। सो ये पीएलआई स्कीम के इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो स्ट्रैटेजी स्कीम की क्या है कि कंपनीज को इंसेंटिव ऑफर किए जाएं ऑन देयर सेल्स। अच्छा, आपकी इतनी स्केल हुई, इस सेल के हिसाब से आपको इतना इंसेंटिव दिया जाता है, राइट, फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब आपने बेस ईयर रख लिया, बेस ईयर के कंपैरिजन में, उतने साल के कंपैरिजन में इतनी सेल अच्छी दिखाई है। तो ओवरऑल ये पूरी स्कीम डिजाइन करी गई है टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन दी सनराइज एंड दी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। जो भी सेक्टर्स आगे आ रहे हैं, अपने इंपोर्ट बिल को हमें कम करना है, कोस्ट कॉम्पिटिट, बेसिकली ऑब्वियसली यू वांट टू इंप्रूव द कोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, डोमेस्टिक कैपेसिटी को और ज़्यादा एनहांस करना है। और तो ये सारी बातें जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो इंडिया को इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब, चाहे वो टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल हो, फूड हो, स्टील हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, राइट, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। सो यू वांट, ये पूरा स्कीम चाहती है कि यू वांट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ensuring efficiency, एक्सपोर्ट को पुश करो, तो मेकिंग इंडिया यू कैन से अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। अब उसके अंदर हमने जो ये इंपोर्ट इतना लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स करते हैं, उस पर हमने यहाँ पर बातें करी है फॉर लाइसेंसिंग। सो पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर क्या कहती है, ये जो जितनी भी बातें हैं मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ ताकि आपको अननेसेसरी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये जो स्कीम है ना, ये 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। इसका बजट था अराउंड 7300 करोड़ 4 सालों के लिए, राइट। स्कीम का एम था टू एनकरेज इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, अब ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं, मतलब बाहर आप एक ऐसा एनवायरमेंट करोगे कि यहाँ पर लोग आके इन्वेस्टमेंट भी करें। तो इंडियन कंपनीज दैट इन्वेस्टेड ₹20 करोड़ इनिशियली, दे अचीव certain sale target in the subsequent years and they were eligible for incentive.
राइट। वो 1% से 4% का इंसेंटिव ऑन देयर, अगर आपकी सेल इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू द बेस लाइन ईयर 2019-20 का। लेकिन जो फर्स्ट वर्जन था इस स्कीम का उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हालांकि 2 कंपनीज रही हैं जिन्होंने टारगेट मीट किए, राइट, जैसे डेल हो गया। लेकिन देयर वाज अ कॉल कि आपको एक बेटर वर्जन इस स्कीम का चाहिए रहेगा विद मोर फंडिंग। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, 2023 के अंदर रिवाइज्ड वर्जन लेकर आया, बजट बढ़ाया, 17,000 करोड़ का बजट किया, उसको डबल कर दिया। ये एनहांस स्कीम क्या चाहती थी, ग्लोबल आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स टू अट्रैक्ट दीज मेजर मैन्युफैक्चरर्स in India, to set up their production facilities in India, to promote local manufacturing of laptops, servers, personal computers. So जो revised scheme है, it offers an average incentive of about 5%. पहले जितना मिलता था उससे ज़्यादा हो गया, right, over 4 years. ये बात है। तो गोल क्या है, गोल ये है कि आईटी हार्डवेयर जो है, आईटी हार्डवेयर जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, वो $24 बिलियन तक रीच करे बाय 2025-2026। और ये स्कीम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है किसमें, in achieving India's broader target of $1 trillion, including $300 billion from the electronic manufacturing। ठीक है। अब ये जो PLI स्कीम है, हाउ दिस स्कीम विल बूस्ट लोकल प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑब्वियसली सवाल बनता है। ये सारी बातें समझ आ गई, PLI स्कीम क्या है, PLI स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर क्या है, फिर उसके बाद ये स्कीम लोकल प्रोडक्शन को कैसे बूस्ट करेगी इंडिया के अंदर। इंडिया ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, और वो इंपोर्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ा ही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट जो है ओवरऑल आप लगाओ तो 4 to 7% शेयर अगर आप लगाओ तो मतलब $6.96 बिलियन हो गया है। पहले इट वाज लाइक $4.73 बिलियन के आसपास। तो ये हाईएस्ट शेयर जो इंपोर्ट का है इन दिस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसमें कैटेगरी आती है पर्सनल कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की। यहाँ पर ज़्यादा है। China accounts for roughly 70 to 80% of the share of India's import. So जो कंपनीज अब लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, हम उन्हें ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए। So in this revised PLI scheme, companies that produce specific parts like memory modules, display panels within India, they will receive extra incentive, ताकि आप उनको encourage करो कि और ज़्यादा components बनाएं rather than import करें, राइट। उसके बाद PLI स्कीम के कुछ रूल्स भी हैं टू मेक श्योर कि कंपनी अपने प्रोडक्शन को मीट करे। अगर कंपनी फॉल कर जाती है बिहाइंड देयर ओन टारगेट, पेनल्टी भी लगेगी, वेयर द गवर्नमेंट डिडक्ट्स अप टू 10% फ्रॉम द सब्सिडीज इट प्रोवाइड्स। थोड़ा सा हार्ड भी रूल है। Additionally, the PLI scheme is designed to work together with another government initiative that are related to semiconductors. हमने कितनी बात करी है, computer chips that are produced in India, they are used in laptop manufacturing. So यहाँ पर you want कि semiconductors में भी obviously ये वाली स्कीम जो है they will play a great role in it, right? सो दिस वॉज द होल आर्टिकल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सिंपल भाषा में ये पूरा आर्टिकल जो है वो समझ आ गया होगा कि अभी आर्टिकल क्या है, क्यों हम इतना बात करते हैं PLI स्कीम की, इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का क्या टारगेट है, व्हाट इंडिया इज डूइंग टू अचीव दिस, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर आंसर राइटिंग मेंस के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर होंगी बातें। अगर आप चाहो, देखो किसी भी चीज़ को ना, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, इमीडिएटली नोट्स मत बनाओ, पहले सुन लो, समझ लो। आफ्टर लाइक अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको मतलब ये सेशन से कनेक्टेड हुए 3-4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने, लगभग 3 मंथ्स हो चुके, तो आप डायरेक्टली जो सुना आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट से 2-3 वर्ड्स में उसको नोट कर लिया। लेकिन अदरवाइज अगर कोई बिगिनर है वो सब कुछ लिखना चाहेगा, वो मत करो। एक बार आप, वैसे इन जनरल रूल है कि आपको रिवीजन 3 बार करने के बाद नोट्स बनाने चाहिए, नहीं तो अननेसेसरीली नोट्स हैं, वो नोट्स हैं ही नहीं। नोट्स का फंडा होता है कि लास्ट में जब खोला बहुत ही क्विक, कंसाइज, क्रिस्प नोट्स होते हैं,
राइट, सिर्फ वर्ड टू वर्ड लिखा है और फिर सारी स्टोरी रिवॉल्व हो गई माइंड के अंदर और वो डायरेक्टली अपने आंसर में उतार दिया। सो वो नोट्स हैं। अगर उन नोट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि ऐसे नोट्स बनाने हैं मुझे, तो वो एक रीडिंग से कभी नहीं आएंगे। इट्स नॉट फॉर द करंट अफेयर, इट्स फॉर एवरी टॉपिक, स्टैटिक करंट कुछ भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स दो, उसके बाद नोट्स बनाओ। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जिस सेशन में अभी जैसे आप ये सेशन सुन रहे हो, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, लेकिन देखो उसके बाद क्या होता है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, 4 महीने हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड बनने लग जाता है, उसके बाद देन यू कैन गो फॉर इट। बट इनिशियली तो आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली कि हैव गो विद एटलीस्ट 3 रीडिंग, एंड इट इज फॉर, अगर आप स्टैटिक में भी जा रहे हो तो स्टैटिक के लिए भी, चाहे बिगनर हो कोई भी हो, 3 रीडिंग मस्ट है, फिर नोट्स बनाओ। राइट, मूविंग ऑन टू द आर्टिकल जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला रिसेंटली इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। हमने कितना एआई के बारे में पढ़ा है, मतलब जब एआई का टॉपिक आता है मुझे ऐसा लगता है कि इतने आर्टिकल्स, इतने एडिटोरियल्स एआई के अंदर आए हैं, तो वो बहुत आसान हो जाने चाहिए। अब एआई का कॉन्सेप्ट आपके लिए पूरा आसान हो जाना चाहिए। अब न्यूज़ में ये है कि इन त्रिवनाथपुरम केरला, इंडिया के अंदर, देयर इज अ न्यू स्कूल दैट फोकसेस एंटायरली ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट एआई, विच इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, टू डू द टास्क जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इन दैट नॉर्मली रिक्वायर्स। पहला एआई स्कूल, लोकेशन त्रिवनाथपुरम केरला। तो इट वॉज क्रिएटेड with a partnership between 2 organizations, USA, so basically learning engines from the USA, and Vedic School. So the school का जो curriculum है, that is designed to meet the standards set up by National School Accreditation Standards, जो कि बेस्ड है National Education Policy पे। तो latest educational guidelines के साथ they are aligned। Approach unique कैसे है? ये school has a special way of teaching. It focuses on helping the students to understand AI and advanced technologies better, making their learning experience more exciting. So basically it focuses on कि जो बच्चे हैं वो AI को ज़्यादा समझे। आप अपनी टीचिंग के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल AI is used to design the curriculum, create tests for each student, providing support to the students in their learning journey. तो आप एडुकेशन के अलग अलग पार्ट्स में AI का यूज कर रहे हो, as simple as that। 8वीं से 12वीं तक, 8th से 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, इट कैटर्स टू देम, right? So they will get many benefits like support from the multitude of teachers, different test levels, aptitude test, career planning, memory techniques, and counseling. So beside academics, AI system nurtures the skills like interview techniques, mathematical prowess, aptitude, English proficiency, writing finesse जो आना चाहिए, so etiquette, emotional well-being. So ये जो AI school है ना, it is, मतलब आप लगाओ, the students in the school will be receiving a lot of benefit, assistance from multiple teachers, अपने career advice में, and regular school subjects के अलावा भी be good at math, write effectively, have good manners, speak English well, take care of their emotional well-being. So AI system also teaches these important skills as well, how to do well in interviews. So the school prepare its students for competitive exams, JEE, NEET, CLAT, right, GMAT, IELTS. So these are important for getting into good colleges and universities. So it helps a student to get those opportunities, right, to study at those prestigious foreign universities, making it easier for them ताकि वो अपनी आगे वाली education को continue कर पाएं. So ये है. Then you have Chhattisgarh High Court recently dismissed the PIL जिसका aim है to designate BWS, that is Bhoramdev Wildlife Sanctuary, as a tiger reserve. सेंचुरी तो न्यूज में आ गई, आपके लिए क्या है इस सेंचुरी के बारे में मैप में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर पड़ती है सेंचुरी? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ती है, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है। एमपी का कान्हा नेशनल पार्क देखा है सबने? जो लेक्चर्स के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, हम घूम के आ चुके हैं ये सारे एरिया। जो नहीं घूमे हैं, एमपी मैप में जाना है, लोकेट करना है कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क और कहाँ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नेम जो है इस सेंचुरी का, इट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस 11th सेंचुरी भोरमदेव टेम्पल, जो कि सिचुएटेड है नियर दिस सेंचुरी। द सेंचुरी कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 325 स्क्वायर किलोमीटर्स। और रिवर जो है, शंकरी रिवर, फेन रिवर, ये सारी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। लैंडस्केप
थोड़ा मेकाल रेंज ऑफ सतपुरा हिल्स, इट इज करेक्टराइज्ड बाय रूलिंग हिल्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट. वेजिटेशन की इट ऑफर्स अ मिक्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट है, ओपन ग्रासलैंड्स हैं, साल, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, टाइगर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, सांबर डियर, स्लोथ बियर्स. सो दीज आर द स्पीशीज दैट यू विल सी देयर इन दिस सेंचुरी. Last article of today. Recently, oncologist Ravi Kannan has been named as one of the 4 winners of 2023 Raman Magsaysay Award. कैसा अवार्ड है ये, किसको दिया जाता है? अभी जो जिनको मिला उनका नाम तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. सो बेसिकली ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है. इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्राइज इन एशिया, जो सेलिब्रेट करता है उन लोगों को हु हैव शोन एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ स्पिरिट एंड लीडरशिप, जिन्होंने सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो. सो जो अवार्ड के विनर्स होते हैं, दे आर चूजन हर साल बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एंड व्हेन दे रिसीव द अवार्ड दे आर गिवन अ सर्टिफिकेट एंड अ मेडलियन विद अ पिक्चर ऑफ रमन मैगसेसे ऑन इट. सी, हाईएस्ट ऑनर है बेसिकली एशियाज प्रीमियर प्राइज, एंड दीज अवार्ड्स दैट मैंने बताया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं जो ये देते हैं. 1958 से 2008 तक अवार्ड वाज गिवन इन 6 कैटेगरीज हर साल, जिन्होंने अच्छा आउटस्टैंडिंग सर्विस दिखाई हो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, पब्लिक सर्विस के अंदर, कम्युनिटी लीडरशिप दिखाई हो टुवर्ड्स हेल्पिंग द डिसएडवांटेज, जर्नलिज्म, लिटरेचर, टू रिकॉग्नाइज द वन हु आर इफेक्टिव इन राइटिंग, फोटोग्राफी, पब्लिशिंग, use of radio, TV, cinema, powering performing arts as a power for public good, peace or international understanding, जिन्होंने contribution दिखाया हो to the advancement of friendship, tolerance, peace, and to recognize an individual 40 years of age or younger for their outstanding work on the issues of social change. So it is presented in formal ceremonies in Manila, Philippines, 31st of August को, which is the birth anniversary of the much esteemed Philippine president. इंडिया के जो विनर्स रहे हैं पहले, विनोबा भावे 1958 में मदर टेरेसा को मिला हुआ है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रॉय, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर्स में 2006 में अरविंद केजरीवाल जी को मिला था, 2015 में अंशु गुप्ता, एंड 2019 में रविश कुमार, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि पहले किस किन को मिल चुका है. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे. इफ येस, please don't forget to mark your attendance by liking these lectures. You can share it with other friends and do subscribe to the channel also. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. All the best. Take care. Thank you.